हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो प्रीलिम्स हो चुका है। प्रीलिम्स में इस बार का जो सीसैट था वो थोड़ा सा मॉडरेट देखा जाता है। लास्ट ईयर के मुकाबले तो थोड़ा सा इजी ही आया था। यहाँ पर आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। जितने भी 10-11 क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं, जो आसानी से सॉल्व किए जा सकते थे। रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट गुड एट मैथ्स या फिर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है। सो हम देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता था। इससे सॉल्व करने से पहले भी जब लाइव सेशंस हुए थे उसमें भी हमने सीसैट ड्रॉ किया था। इफ यू रिमेंबर कि ये वाला जो क्वेश्चन था, ये इस टाइप का क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, उससे पहले भी आया था और हमने इसको सॉल्व भी किया था। और कैसे सॉल्व करते हैं हमने ये भी देखा था। टोटल अमाउंट आप देखिए, इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं। इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। अब 20 का कितना पेयर बनाया जा सकता है? 5 5 5 5 ये पेयर बन सकता है। एक और पेयर बन सकता है, वो है 4 4 4 और 4, इनका पेयर बन सकता है। सो पहले हम 5 5 का ट्राई करते हैं। अब यहाँ ये एक सीरीज है, दिस इज विजिबल टू यू गाइस, राइट। एंड अगर हम यहाँ हर 5 के बाद एक ब्रैकेट लगा देते हैं, ओके, वी हैव दिस एज 5, वी हैव दिस एज 5। सो ये लगाने के बाद पहले हम 5 से ट्राई कर रहे हैं। लेटर ऑन अगर आंसर नहीं आता है देन हम 4 से ट्राई करेंगे। अब यहाँ ट्रायल एंड एरर मेथड यहाँ यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू राइट द फर्स्ट वन, राइट बी हियर, ओके वेट अ सेकेंड, यस। अगर हम पहले की बात करेंगे तो पहले में अगर हम यहाँ पे बी लिख दें, वेट अ सेकेंड, ओके इट्स नॉट, यहाँ अगर हम ए लिखते हैं, यहाँ सपोज दैट दिस इज अ बी, it's not working on the edge, it's all right। so next यहाँ पर D है और इसके आगे हम जाएंगे तो C है। so क्या ये कोई पैटर्न बना रहा है? A B C D, ओके, A B B C D, A B C D D, A B C C D बना तो रहा है, लेकिन पहले में A B B C D, देन ये दोनों रिपीट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, इट वुड बी रिपीटेड। अगर आप देखो ध्यान से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पैटर्न है वो फॉलो होना चाहिए। तो ये यहां पर नहीं आएगा, लेट्स रिमूव दिस। नेक्स्ट अगर हम यहाँ और ट्राई करते हैं, लेट्स पुट द थर्ड वन हियर। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। तो पहले हम यहाँ अगर यहाँ ए पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी पुट ए हियर, लेट दिस बी ए, ओके, लेट दिस बी ए। सो दिस इज ए के बाद हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ, अगेन लेट्स पुट ए हियर, क्योंकि हम 5 5 का गैप बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ हम सी पुट करते हैं और यहाँ डी पुट करते हैं। लेट्स सी कि क्या ये हर 5 के गैप के बाद कोई पैटर्न दे रहा है। A A B C D, A B B C D, A B C C D, A B C D D. It is giving you a pattern, right? So what's your correct answer? C is your correct answer. This is how you solve it. 5 से अगर नहीं होता देन हम 4 4 का पेयर बना के करते, बट 5 से ये सॉल्व हो गया। Let's move to the next question. Next question says, ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज क्वेश्चन है, इसमें कुछ सॉल्व करने लायक नहीं था। इसमें चीजें जो थी वो याद करने लायक थी, जिनको याद होगा। So 1000 liters is equal to 1 meter cube. Yes, it's correct. 1 metric ton is equal to 1000 kg. Yes, this is correct. 1 hectare is equal to 10,000 meter square. This is also correct. So you have D is your correct answer, जिसमें ये सारी चीजें करेक्ट हैं। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए इससे बेहतर है कि इनको याद ही कर लिया जाए। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM। सबसे अच्छा इसका जो है, जो लोग यहाँ घड़ी पहन के गए थे, जो आपका नॉर्मल वॉच आती है, ये क्वेश्चन आप आसानी से वहीं सॉल्व करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि आप एग्जाम में थोड़ी सी चीटिंग भी कर रहे हैं। यहां पर अगर हम क्लॉक बनाते भी हैं, लेट्स मेक द क्लॉक, लेट्स मेक वन मोर, ओके। सो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, 10 बजे से, लेट दिस बी द ओके, दिस बी द मिनट हैंड, सॉरी दिस बी द आवर हैंड, दिस बी द मिनट हैंड। तो सुबह 10 बजे से ये कह रहा है कि जब 2 बजेंगे उसके बीच में कितनी बार ये जो क्लॉक है, ये जो वो है वो मैच कर जाएगी। लेट्स सी, तो जैसे ही 10 के बाद 11 बजने को होंगे तो आवर हैंड और मिनट हैंड दोबारा 10 और 11 के बीच में ये कंसाइड कर जाएगा। पहला तो यहां ये कंसाइड करेगा, दूसरा कब कंसाइड करेगा, ये जब 12 बजेंगे तब ये कंसाइड करेगा।
जब यहाँ पे 12 बजेंगे तभी कंसाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, 12 से 1 के बीच में क्या ही कंसाइड करेगा, ये लगभग यहाँ कहीं कंसाइड करेगा। क्या इसके आगे कंसाइड करेगा, इसके आगे कंसाइड करेगा, लेकिन तब 2 बजे के बाद हो जाएंगे। तो कितने हमें केसेस मिले, 1 2 3। सो वी हैव 3 टाइम्स ऐसा होगा कि जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है वो कंसाइड करेगा। यू कैन ट्राई दिस विद योर क्लॉक एज वेल इफ यू वांट। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। नेक्स्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फर्दर इसका जो पीडीएफ है यू विल बी गेटिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल, यू कैन डायरेक्टली सर्च एनालिस्ट आईएएस। और जो लाइव सेशंस हमने लिए थे उन लाइव सेशंस में इसके बारकोड हैं, यू कैन डायरेक्टली गो टू द चैनल, यू विल गेट द पीडीएफ देयर। अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, turns left, walks 100 meter again, again turns left and walks 300 meters, then turns right and walks 100 meter to reach his office. In which direction does he walk initially from his house if his office is exactly in the northeast direction? अगर आप क्वेश्चन समझ गए देन ये बहुत इजी आपके लिए हो जाता। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पर्सन कि वो कैसे चल रहा है। ओके, so it says a person walks 100 meters straight from his house. Let this be his house. किसी भी डायरेक्शन में आप इसको 100 मीटर चला सकते हैं, हम इस डायरेक्शन में चलाते हैं। ओके, ये यहां से 100 मीटर चला। नेक्स्ट, he turns left, walks 100 meters. He turns left, walks 100 meters. Okay, then अगेन टर्न्स लेफ्ट, वॉक 300 मीटर, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, तो यहां पे आएगा ये 100 मीटर, इसके आगे कितना जाएगा, ये 200 मीटर, 200 मीटर और जाएगा, टोटल 300 मीटर है, तो ये 200 मीटर हो गया, ये 100 मीटर हो गया। नाउ ही इज हियर। नेक्स्ट, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। ओके, देन ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर्स टू रीच हिज ऑफिस। वेयर इज हिज ऑफिस? दिस इज हिज ऑफिस इन द ब्लू। सो ये इसका ऑफिस है, यहां पे ये पहुंचा है। अब ये पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन ही वॉक्स इनिशियली, शुरुआत में ये कहां चला था, इस डायरेक्शन में। ये कह रहा है कि इनिशियली ये चला था फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑफिस इज डायरेक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम। सो लेट्स सी, सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो यहां पे ईस्ट होना चाहिए, यहां नॉर्थ होना चाहिए, तभी तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा। यहां वेस्ट होना चाहिए। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इनिशियली ये कहां पे इसने वॉक करना शुरू किया क्वेश्चन के हिसाब से, साउथ डायरेक्शन में। डू यू हैव साउथ? यस, सी इज योर करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट वाज वेरी प्रीटी इजी क्वेश्चन अगर आप डायरेक्शन से आप अवगत हैं तो। नेक्स्ट, लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर। ही देन टेक्स 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। In which direction is he walking now? Let's see. Let's move the person. There is a person. Okay. Now initially he walks westward. Let this be east. Let this be west. तो initially ये west चला, ये west चला initially. West कितना चलता है ये? 100 मीटर चलता है. Okay. Then he turns left. यहाँ से left हुआ. Left होने के बाद 100 मीटर अगेन ये चला, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में तो इसका लेफ्ट नीचे हो जाएगा साउथ डायरेक्शन में। देन ही टेक्स 225 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। अब ये है कि 225 डिग्री टर्न कितना होता है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसमें से 180 डिग्री माइनस कर लीजिए। 225 में से 180 डिग्री आप माइनस करके देखिए पहले, तो इट्स अराउंड 5, इट्स 12, इट्स 1, इट्स 4, ओके 45 डिग्री बचेगा। तो अगर ये यहां खड़ा है 180 डिग्री मूव करेगा, तो 180 डिग्री मतलब अगर इसका फेस यहां पे है तो इसका फेस कहां हो जाएगा, पीछे। 180 डिग्री के बाद और कितना मूव करना है, 45 डिग्री और मूव करना है, तो इसका कुछ फेस इस डायरेक्शन में होगा। 180 प्लस 45 इज 225 डिग्री, इतना ही वो क्लॉकवाइज टर्न किया है, तो हमने 180 मूव किया तो एग्जैक्टली पीछे आ जाएगा, और पीछे होने के बाद 45 डिग्री थोड़ा सा और मूव करेगा। ओके, अब ये इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ? तो ये कौन सा डायरेक्शन है? सो ये ईस्ट था, ईस्ट वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो ये कौन सा डायरेक्शन है हमारा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ही तरफ मूव कर रहा है फिलहाल। सो यू हैव डी एज योर करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द, ओके, ये आपका डेटा दिया है, कंक्लूजन दिया है, ये आपको वैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन सेज अ स्टेटमेंट इज गिवन followed by two conclusions, numbered 1 and 2. Consider the following statement and the conclusions. ये समझने के ऊपर है थोड़ा सा।
इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। ओके, दिस इज द स्टेटमेंट कि भारत दूध का सबसे ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट, इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। डज इट मीन्स कि अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हो? इट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है हम लार्जेस्ट कंज्यूमर हो सकता है हम लार्जेस्ट इंपोर्टर हो प्रोडक्शन के बाद भी। सो देयर आर मेनी थिंग्स। सो ये स्टेटमेंट जो है ये तो फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क। अगर इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का तो क्या ये जरूरी है कि हम मिल्क इंपोर्ट ही नहीं कर सकते हो? ऐसा नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन, ऐसा भी नहीं है। ओके, लेट्स सी। सो विच इज करेक्ट स्टेटमेंट के बाद? सो यू हैव नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2, कोई भी इसमें से फॉलो नहीं कर रहा है। सो यू हैव डी एज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ क्वेश्चन इज गिवन followed by 2 statements. Okay, again same data का question है। What is the time required to download the software? अब आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उसमें समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है, उसके लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहला, द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट्स। ठीक है, अगर साइज सॉफ्टवेयर का 12 मेगाबाइट है तो हमें क्या साइज से ही पता चल जाएगा कि कितना टाइम चलेगा? नहीं, टाइम पता लगेगा कि कितनी स्पीड हमें नेट की मिल रही है, वो नेसेसरी है। सेकंड स्टेटमेंट पे जाते हैं। ट्रांसफर रेट जो है वो 2 से 4 किलोबाइट्स पर सेकंड है। अगर हम केवल पहला स्टेटमेंट लिखते हैं द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट्स, हमें इसमें रेट नहीं पता है तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आप छुपा दीजिए, सेकंड स्टेटमेंट देखिए। ट्रांसफर रेट 2 से 4 किलोबाइट पर सेकंड है। हमें ट्रांसफर रेट पता है लेकिन हमें सॉफ्टवेयर का साइज नहीं पता है, तभी हम टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई यू नीड बोथ। आपको साइज भी चाहिए और आपको रेट भी चाहिए टाइम पता करने के लिए कि कितना समय लग सकता है उसको डाउनलोड करने के लिए। बोथ स्टेटमेंट्स बेसिकली ओके, सी इज योर करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट alone. C is your correct answer. Let's move to the next one. Next question says that a question is given followed by 2 statements 1 and 2. Consider the question and the statements. Question: if the average marks in a class are 60, okay, average marks, average आप समझते हैं average कैसे कहा जाता है? जब total number of marks divided by total number of students is equal to the average marks of the class. Okay, then what is the number of the students in the class? अब number of students बताने हैं। So एवरेज कैसे निकाला जाता है? हर एक स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स आपने ऐड किए, उसके बाद किससे डिवाइड किया? नंबर ऑफ स्टूडेंट से आपने उसको डिवाइड किया, कितने स्टूडेंट्स हैं, इज इक्वल टू एवरेज मार्क्स जो कि 60 आ रहा है। ऐसे ही हम एवरेज निकालते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये पता लगाना है कि इसकी वैल्यू क्या है। सपोज दैट इसकी वैल्यू x है। The highest marks in the class are 70 and the lowest marks are 50. Highest marks कितने हैं? It's around 70. Lowest marks कितने हैं? It's around 60. Suppose that ये है, लेकिन हमें क्या बीच के मार्क्स पता है? नहीं पता है। क्या हम केवल इन 2 स्टेटमेंट्स को ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते। तो पहला स्टेटमेंट अलोन तो हम यूज नहीं कर सकते। लेट्स गो विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट। एक्सक्लूजन ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लासेस डज नॉट चेंज द एवरेज। इज इट सो? अगर हम यहां से 70 को भी हटा देते हैं, ये हमने 70 वाला हटा दिया और ये हमने 60 वाला हटा दिया, क्या ये एवरेज को चेंज नहीं करेगा? पहले आप देखिए यहां पे हम 6 लोगों का एवरेज जोड़ रहे थे, अभी जो हमने फॉर एग्जांपल लिया है, और उसको डिवाइड कर रहे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट से, एवरेज आ रहा था। लेकिन अगर हम मार्क्स हटा देंगे तो क्या एवरेज चेंज नहीं होगा? ऑब्वियसली एवरेज चेंज होगा, बिकॉज ऊपर की वैल्यू चेंज हो जाएगी और ऊपर की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फिर वो डिवाइड करने में अलग होगा और ये वैल्यू जो है वो डिमिनिश हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी ऊपर की वैल्यू जैसे ही हटाएंगे हम। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। वो कहता है कि एक्सक्लूजन जो है वो जो है एवरेज को चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता, एक्सक्लूजन होगा तो एवरेज चेंज होगा ही होगा। सो यहां पर अब हम क्या कह सकते हैं कि दोनों का ही इस्तेमाल करके हम यहां पर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। सो यू हैव डी एज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियरली इन योर माइंड्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, देयर विल लेट यू नो। सो ये ऐसे था। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? आई एम जस्ट गिविंग यू द फॉर्मूला। सो यहां था टोटल मार्क्स ऑफ क्लास, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये एवरेज मार्क्स आते हैं। सो दिस वाज द फॉर्मूला। ऐसे ही हमने इसको सॉल्व किया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय द स्टेटमेंट्स। ओके,
Next, P, Q, R or S, they appeared in a test. Okay, they appeared in a test. Has P scored more marks than Q? क्या P के मार्क्स Q से ज्यादा आए हैं? ये पता लगाने के लिए हमें Q के मार्क्स पता होने चाहिए. अगर हमें Q के मार्क्स पता होंगे तब हम P के मार्क्स बता सकते हैं कि उसके ज्यादा हैं. Q, P दोनों की पता होने चाहिए. ओके, लेट्स सी कि P और Q का जो सम है वो इक्वल, ओके, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मार्क्स व्हिच इज स्कोर्ड बाय R and S. Okay, let's assume this, that P plus Q, okay, this is equal to R plus S. Now from this very statement, can you determine that R is greater or Q is greater? Any marks can be greater. You cannot determine while using this statement. So using statement 1 alone, you cannot answer it. Let's go to the second statement. Hide the statement 1. Just read the statement second. The statement says the sum of the marks scored by the P and S. Okay, let's see what the second statement says. It says that P plus S, okay, is more than P plus S is more than the sum of Q plus R, R plus Q. Okay, which of the following is correct in respect to the above? Now इनका सम जो है वो इससे ज्यादा है. अब यहाँ ये तो पता चल रहा है कि इनका सम ज्यादा है, बट यहाँ पर हो सकता है P की वैल्यू छोटी हो और ये S है जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वजह से इनका जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है वो बढ़ चुका है. दिस इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे अगर P की वैल्यू 3 लें तो 5, ये जो S है, S की वैल्यू हम 15, 10 कुछ भी ले सकते हैं, इसी की वजह से सम बढ़ा है. तो अभी भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि P और Q में कौन सा ज्यादा बड़ा है. कैन यू डिटरमाइन? नो, यू कैन नॉट डिटरमाइन. यहाँ ये एक पॉसिबिलिटी है. सो नो, यू कैन नॉट यूज दिस स्टेटमेंट. सो व्हाट्स योर आंसर? अब क्या हम यहाँ दोनों स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं या नहीं? सो क्वेश्चन को दोनों ही स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके नहीं किया जा सकता. नॉर्मल रीजनिंग है. डी इज योर करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. बस ये ऐसे 4 लाइन में, ये 2 लाइन में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, उससे ज्यादा का इसका सॉल्यूशन नहीं. इफ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a main statement is followed by 4 statements labeled P, Q, R and S. Choose the ordered pair of the statements where first statement implies the second and the 2 statements are logically consistent with the main statement. The main statement is Pradeep becomes either a director or a producer. अब इसके हिसाब से आपको स्टेटमेंट्स देखने हैं कि या तो ये डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है. ओके, so Pradeep director, Pradeep is a producer, Pradeep is not a director, Pradeep is not a producer. Select the correct options. So let's go with the one, SP only. So S or P, Pradeep is not a producer and Pradeep is a director. Is it possible? Because he can be either. If he is not a producer, he is a director. Yes, this statement is correct. Okay, this statement is correct. Let's move to the second statement. Second statement says RQ. Let's see RQ. So Pradeep is a producer and Pradeep is not a director. So Pradeep is a producer. That is why he cannot be a director, because he can be either a director or a producer. So this statement also follows correct. Both the statements are following correct. Do you have any option which contains both? Both S, P and RQ are correct. Okay. Let's see the question number D. This as well. SP neither is correct. क्या S और P करेक्ट नहीं है? SP तो ऑब्वियसली करेक्ट था, हमने देखा था कि अगर वो डायरेक्टर है सो ही कैन नॉट बी अ प्रोड्यूसर एंड इफ ही अ प्रोड्यूसर ही कैन नॉट बी अ डायरेक्टर. सो बोथ द स्टेटमेंट follows. So you have C as your correct answer. Next, a very easy question. बहुत आसान, ये रीजनिंग का सबसे आसान क्वेश्चन आया था. If a certain code pot is arranged as A top, trap is written as A part, how is arena written in this code? केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस वर्ड के पहले केवल A लगाया गया है और बाकी के वर्ड को रिवर्स कर दिया गया है. सी दिस A टॉप, अगर हम POT लिखते हैं तो हमने यहां पर क्वेश्चन ने यहां पर कुछ भी नहीं किया है. यहां स्टार्टिंग में केवल एक A ऐड किया है, लेटर ऑन इस वर्ड को पूरा चेंज कर दिया है POT. सो वी विल राइट POT in reverse form, which would be top. Is it this word? Yes. Let's move to the next word. Next word is trap. TRAP. What would we do? हम पहले लिख देंगे A. Next what would we do? हम इसको उल्टा लिख देंगे TRAP.
P. So is it a part? Yes, this is a part. Next, अब हमें क्या लिखना था? Arena. तो it's very easy. Let's write A-R-E-N-A. तो हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें A लिखना था. A के बाद इसको बस रिवर्स कर लेना है. A-R-E-N-A. Do we have this in option? Anira, do we have this? Yes, we have this. So you have D as your correct answer. I hope this is clear to you guys. Okay, so this was about the reasoning part. Next part जो हम लेकर के आएंगे that is your general mental ability और maths का portion जो है. So thank you, have a nice day and stay tuned with English IAS for your better preparation. This was all about the reasoning of the CSAT.